नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद संजू सर में। क्षमा चाहूँगा आपसे क्योंकि 2-3 दिन हो गए वीडियो नहीं बन रही थी। थोड़ा सा बिजी चल रहा था, शेड्यूल थोड़ा सा बिजी था जिस वजह से वीडियो नहीं बना पाया। तो हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगले पार्ट यानी कि आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा नाउन के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में और नाउन के कुछ रूल के बारे में, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन और इसके टाइप्स और इसके कुछ रूल्स के बारे में। तो आइए देखते हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या होता है? जो वर्ड्स नाउन के प्लेस पर यूज होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे Roy is my best friend. He works hard. पहले मैंने लिखा रोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड। रोहित जो कि एक नाउन है, फिर रोहित के स्थान पर मैंने यूज किया ही। इट मीन्स कि ये प्रोनाउन है। कहने का मतलब है नाउन के प्लेस पर जो शब्द यूज होते हैं, जो वर्ड्स यूज होते हैं, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। आया समझ? तो आइए अब देख लेते हैं प्रोनाउन के कुछ टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मतलब पुरुषवाचक। आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ये है हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन जो किसी नाउन के स्थान पर यूज होते हैं। जो दूसरा प्रोनाउन है हमारे पास वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव मतलब निजवाचक, जिसमें कि जब कर्ता कोई कार्य करता है तो उसका असर जो है वापस कर्ता पर ही होता है, तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे तो ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल, जिसमें कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ और योर सेल्फ। इसमें कहीं ना कहीं जो है शब्द के अंत में सेल्फ लग रहा है। एक कहने का मतलब है कि किसी ना किसी प्रोनाउन के पॉजेसिव फॉर्म में सेल्फ लग रहा है। अभी पॉजेसिव फॉर्म क्या होती है? पॉजेसिव फॉर्म का मतलब होता है जहां आप किसी चीज पर एक तरीके से अपना अधिकार जमाते हो। जैसे आई का मैंने कहा माय, वी का हमने कहा आवर, यू का हमने कहा योर, ही का कहा हमने हिज, शी का हर, इट का इट्स और दे का देयर। तो ये है इसके पॉजिटिव फॉर्म। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम पॉजिटिव फॉर्म के साथ सेल्फ का यूज करते हैं, जिसमें कि हमें पता चलता है कि जो कोई कर्ता कार्य करता है उसका असर वापिस कर्ता पर होता है। जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ। जैसे मैंने ये वाक्य लिखा ही हर्ट हिमसेल्फ, तो ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक उदाहरण है। तो आइए अब जान लेते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में। एम्फेटिक प्रोनाउन में भी यही सब शब्द आते हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ। लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग जो है सब्जेक्ट की दृढ़ता बनाने के लिए किया जाता है। इट मीन्स कि उसका थोड़ा सा प्रभाव बढ़ाने के लिए किया जाता है। कैसे? आइए देखते हैं। I myself solve this question। जैसे मैंने एक और एग्जांपल दिया, जैसे she herself found the solution। तो इसमें क्या है कि सब्जेक्ट की दृढ़ता को दिखाने के लिए कि वो काम सब्जेक्ट नहीं करा और उसकी दृढ़ता दिखाने के लिए यूज हुआ जो भी प्रोनाउन होता है उसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। दृढ़तावाचक हम उसे कहते हैं। तो आइए जान लेते हैं बाकी प्रोनाउन के बारे में। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं और उसके साथ एक संबंध यानी कि रिलेशन शो करते हैं। जैसे these two students love
अदर। तो ईच अदर ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है क्योंकि ये एक दूसरे के साथ जो है संबंध यानी कि रिलेशन शो कर रहे हैं कि उनके बीच रिलेशन क्या है। जैसे दीज टू स्टूडेंट्स लव ईच अदर। एक और एग्जांपल देख लीजिए, दे ऑल गिव मनी टू ईच अदर। ईच अदर ये भी हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो आइए अब जान लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज, यह किसी वस्तु के बारे में बताते हैं कि वस्तु कहाँ की है। जैसे कि वस्तु सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। अगर हम दिस की बात करें तो दिस जो है नजदीक के लिए यूज किया जाता है और सिंगुलर नाउन में यूज किया जाता है। जैसे दिस इज अ चेयर। अब मैंने कहा दैट इज अ चेयर। अगर मैं दूर की बात करूं और अगर मैं प्लूरल की बात करूं तो हम इसको लिखेंगे दीज आर चेयर्स। प्लूरल की बात अगर दूर के लिए करें तो हम लिखेंगे दोज आर चेयर्स। लेकिन अगर हम इन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग इस तरीके से करें, दिस पेन इज माइन, तो क्या ये दिस प्रोनाउन है? जी नहीं, ये प्रोनाउन नहीं, यह एडजेक्टिव बन जाता है। तो आप एक रूल याद रख लीजिए कि जब भी हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तो उसके बाद हम कोई ना कोई वर्ब यूज करते हैं। वर्ब मीन्स यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है। लेकिन अगर दिस, दैट, दीज, दोज के बाद कोई नाउन यूज होता है तो एडजेक्टिव का रूप बन जाता है। तो समझ गए आप लोग? कहने का मतलब है कि दिस, दैट, दीज, दोज के बाद कोई ना कोई वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब यूज होना जरूरी है, तभी वह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रहेगा, अदरवाइज वो एडजेक्टिव बन जाएगा। आइए अब जान लेते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। इनडेफिनिट प्रोनाउन तो ऐसे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु को प्रकट नहीं करते हैं, उसे हम अनिश्चितवाचक सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैंने ये कुछ वर्ड्स लिखे इनडेफिनिट प्रोनाउन। आइए अब जान लेते हैं एक एग्जांपल के बारे में। जैसे ऑल वेंट टू शूट, सम, और इस तरीके के शब्द है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। आइए अब जान लेते हैं बाकी के प्रोनाउन के बारे में। तो अब जान लेते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। इंटरोगेटिव मतलब जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें मैक्सिमम हमारे पास WH फैमिली से जो स्टार्ट होने वाले वर्ड्स है वो आते हैं। जैसे व्हाट, हु, which, इस तरीके के शब्द। जैसे whom, whose, इस तरीके के जो शब्द है वो हमारे पास इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे which is your shirt, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे what is your name, who are you, इस तरीके के जो शब्द है, इस तरीके का प्रयोग होता है, उन्हें हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी एक व्यक्ति या वस्तु को व्यक्त करते हैं, या फिर इन्हें हम हमेशा जो है सिंगुलर रूप में ही प्रयोग करते हैं। जैसे each, everyone, either, neither, तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, each got is done। तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये हमेशा सिंगुलर नाउन में ही यूज होता है जब हम सिंगुलर का यूज करते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउन में हमारे पास हु, विच, दैट, इस तरीके के शब्द आते हैं। वो आप कहेंगे सर हु, विच तो हमारे पास इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आ रहा था,
लेकिन वहां पे हम इन शब्दों का प्रयोग कोई क्वेश्चन बनाने के लिए कर रहे थे या फिर कोई ना कोई क्वेश्चन बन रहा था। लेकिन यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग कोई नाउन या फिर किसी सब्जेक्ट को इंगित करने के लिए किया जाएगा। जैसे I met one-eyed man who was an honest man। अब हु का प्रयोग मैंने यहां पर किसके लिए किया? वन आइड मैन यानी कि एक नाउन के लिए यूज किया, जो कि पहले किसी सेंटेंस में यूज हो गया है। कहने का मतलब है कि हु, विच, दैट, इस तरीके के जो शब्द है यानी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका प्रयोग हम सब्जेक्ट या फिर किसी पहले प्रयोग हुए नाउन के बारे में पता करने के लिए करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई मेट वन आइड मैन हु वॉज एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, तो इस तरीके से इनका प्रयोग किया जा सकता है। तो आइए अब जान लेते हैं हमारे अंतिम प्रोनाउन के बारे में, जो है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमारे पास सिर्फ व्हाट ये एक शब्द आता है, लेकिन इसका प्रयोग प्रश्न बनाने के लिए नहीं, किसी सडन शॉक को बताने के लिए किया जाता है, जो चीजें एकदम से होती है या फिर बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित होने वाली। जैसे What a beautiful rose, इस तरीके की। इन वाक्यों में, जैसे मैंने आपको सेंटेंसेस में भी बताया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, कि इन वाक्यों के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस यहाँ से पता लगा सकते हैं कि इस वर्ड का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है। यहाँ पर इस वर्ड का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के हिसाब से किया गया है। थे प्रोनाउन के टाइप्स और इनके बारे में हमने जाना। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे अगले टाइप यानी कि एडजेक्टिव के बारे में। तो तब तक बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद संजू सर में। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए, ताकि मुझे और ज़्यादा बूस्टअप मिलता रहे और मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर वापस आ जाऊँ। तो धन्यवाद।